चूज द करेक्ट नेशनैलिटी ऑफ आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू। तो फ्रेडरिक सोर्यू को आपकी नेशनैलिटी बतानी है कि इनकी नेशनैलिटी क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंच से बिलोंग करते हैं फ्रेडरिक सोर्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु वर कॉल्ड द जंकर्स ऑफ प्रुशिया। तो जंकर्स ऑफ प्रुशिया कौन थे ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ए ऑप्शन है प्रशिया, बी ऑप्शन इज जर्मन, सी ऑप्शन है लार्ज लैंड ओनर्स एंड डी ऑप्शन है आर्मी। तो इसका सही आंसर है लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, तो जंकर्स ऑफ प्रुशिया कौन थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया व्हेन फ्रांस स्नीजेस, देखिए जब फ्रांस को छींक आती है, रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, हु अमंग द फॉलोइंग सेट दिस पॉपुलर लाइन। तो ये लाइन जो है ये किसने कही है ये आपको बताना है। तो ये कही है ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो कौन थे ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। चीफ मिनिस्टर विलियम वन, चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्राइम मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो इसमें हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। अब आपको बताना है रबी क्रॉप इनमें से कौन है। आपको पता होगा मेनली 3 क्रॉप्स होती हैं, रबी होती है, खारिफ होती है और जायद होती है। तो जो रबी क्रॉप है वो कौन सी है, तो ग्राम एक रबी क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, और बाकी तीनों अगर आप देखेंगे तो तीनों क्या है, खारिफ क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द डैश हैज़ लेड टू डिवीजन ऑफ लैंड among successive generations and rendered the size of land holding economical। ठीक है, तो ये आपको बताना है ये किस चीज़ की बात हो रही है, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की ये बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रबर प्रोड्यूस्ड। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन होता है रबर का ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ या ऑटो इंडस्ट्रीज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा रबर का इस्तेमाल यही लोग करते हैं, ऑटो इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सबसे बड़ा कंज्यूमर इसलिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स वर अडॉप्टेड इन श्रीलंका। अब आपको बताना है श्रीलंका में कैसे मेजर्स अडॉप्ट हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी दिल्ली 2009 इन गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैसे मेजर्स अडॉप्ट किए थे श्रीलंका ने सिन्हाला सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो मेजॉरिटेरियन मेजर्स अप्लाई हुए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया विच वॉज नॉट द प्रोविजन ऑफ बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन का कौन एक प्रोविजन नहीं है पूछा गया है। फर्स्ट दिया गया, अब देखिए बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारी बातें, पूरा चैप्टर है बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन पे रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल, बिल्कुल सही है, इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट में कहा गया सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, ये भी सही है। ठीक है, हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए मेजॉरिटी होनी चाहिए, कोई भी स्पेशल लॉ अगर इनैक्ट करना है, लेके आना है तो। ठीक है, और थर्ड दिया गया ब्रूसल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बोथ कम्युनिटीज़ मतलब डच और फ्रेंच। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सही है, लेकिन पूछा क्या गया था कौन सही नहीं है। तो डी देखिए द कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ नो पावर रिगार्डिंग कल्चर एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट की पावर ही ये होती है, लेकिन यहाँ दिया है नो पावर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है गिव वन मॉरल रीजन एज वाई पावर शेयरिंग इज गुड। तो आपसे पूछा गया है आपको एक मॉरल रीज़न बताना है पावर शेयरिंग अच्छी क्यों है। ठीक है, पहला दिया गया इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये तो ठीक है, लेकिन मॉरल रीज़न बोला गया है तो मॉरल रीज़न पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें कहा गया इट डज़ नॉट लीड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। तो सबसे ज़्यादा मॉरल रीज़न कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर सी है कि लोगों से ही पूछा जाता है कि वो किस तरीके से गवर्न होना चाहते हैं। ठीक है, मतलब उनके बारे में पूछा जाता है, तो ये सबसे मॉरल रीज़न हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एथिकल रीज़न यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इन श्रीलंका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर डैश तमिल इंडियंस। तो कैसे तमिल इंडियंस को प्रोटेक्ट करने का काम श्रीलंका करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो बुद्धिस्ट तमिल, जो बुद्धिस्ट तमिल हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है मेजॉरिटेरियन इज अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग द रैश। तो किसको डिसरिगार्ड करके मेजॉरिटेरियन जो है ये मेजॉरिटी में जो कंट्री होगी वो रूल करेगी, तो किसको डिसरिगार्ड करेगी मतलब किसको दूर करके, मतलब किसको
डिसरिगार्ड कहा जाए या इसको कहा जाए कि किसको निगलेक्ट करके, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को निगलेक्ट करके मेजॉरिटेरियन जो है वो क्या कहता है कि मेजॉरिटी के जो पीपल हैं वो रूल करेंगे किसी कंट्री को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इन बेल्जियम 59% पीपल लिविंग इन फ्लेमिश रीजन स्पीक्स। तो फ्लेमिश रीजन में 59% जो बेल्जियम में लोग रहते हैं, ठीक है, बेल्जियम के जो 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश में, वो क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं डच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 14 में कहा गया व्हाट इंश्योर्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कौन क्या इंश्योर करता है हर एक लेवल गवर्नमेंट के, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ये है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। इसमें देखिए व्हेन डिड डेमोक्रेसी बिगेन इट्स जर्नी इन इंडिया। तो भारत में जो डेमोक्रेसी की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 1947 में, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेटअप हुआ था और फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत में बना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए क्या कहा गया व्हाट इज़ ट्रू रिगार्डिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन अ फेडरल सिस्टम। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में बताना है कौन सी बात सही है हमारे फेडरल सिस्टम को लेके। तो स्टेट्स हैव नो फाइनेंशियल पावर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू गलत है। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स होती है। नेक्स्ट कहा गया स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू और फंड्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, उनका खुद का सोर्स है। नेक्स्ट कहा गया सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये बिल्कुल सही है। देखिए जो सेंट्रल के पास पैसा आना है, स्टेट के पास पैसा आना है, इसको क्या किया जाता है, क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है, जिससे कोई भी क्लैशेस सेंटर और स्टेट के बीच में ना आए फाइनेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला टेस्ट था, सबसे मेजर जो टेस्ट था भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, वो कौन सा था, तो वो था क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, मतलब लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स को क्रिएट करना। ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं टेस्ट था या चैलेंज था भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्पायरेशन ऑफ अ प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब। देखिए प्रॉस्परस फार्मर है, पिछले में हम लोग ने पिछले जो 2 वीडियोस देखे थे, जो 2 MCQs देखे थे जिसमें हम लोग ने सैम्पल पेपर डिस्कस किया था, वहाँ प्रॉस्परस फार्मर नहीं था, वहाँ पे गरीब फार्मर था और वो पंजाब का नहीं था। ठीक है, तो पंजाब का एक प्रॉस्परस फार्मर है। अब इसकी एस्पिरेशंस क्या होंगी, इसके डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट दिया गया लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, गलत है। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा तो होगा ही नहीं। थर्ड है एबल टू परस्यू जॉब इन अब्रॉड, गलत है। प्रॉपर सप्लाई ऑफ इरीगेशन, ये सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरी है कि उसको इरीगेशन प्रॉपर सप्लाई, उसकी पानी की प्रॉपर सप्लाई होती रहे। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ डैश एंड लेस इन 2017 आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़। अब लो इनकम कंट्रीज़ के लिए क्राइटेरिया 2017 में क्या था, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर लो इनकम कंट्रीज़ की बात करी जाए, ठीक है, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया था वो क्या था, तो वो था अप्रॉक्सीमेटली $995 से कम या इसके बराबर। मतलब एक साल में अगर किसी पर्सन की आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की $995 या इससे कम है, तो उस कंट्री को क्या कहा जाएगा, लो इनकम कंट्रीज़ कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन विच इंडियन स्टेट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ लोएस्ट। सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर है, तो ये केरला में है। और रीज़न क्या है, पहली बात लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और दूसरी बात जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बच्चों को, ठीक है, मदर्स को बहुत अच्छी प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इन इंडिया मेमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग GDP इज़ अंडरटेकन बाय। तो इंडिया में जो GDP का मेजरमेंट है वो कौन करवाता है, ये आपको बताना है। तो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट, तो ये करवाता कौन है, तो ये करवाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। और जो बच्चे हम लोग के साथ ही साथ आंसर्स देते चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आपके अगर सारे आंसर सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए साथ ही साथ आंसर आप लोग देते रहेंगे तो और अच्छा होता रहेगा। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें कहा गया एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट 55% ऑफ GDP इन 1950 to 51 विच हैज़ कम डाउन टू डैश इन 2011-12। तो 11-12 की अगर बात करी जाए तो GDP का कितना परसेंटेज है जो कि एग्रीकल्चर से आता है, ये आपको बताना है। तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 14%। सोचिए कितना डाउनफॉल हो गया है, पहले 55% था आज से 50 साल पहले, लेकिन आज GDP में जो टोटल शेयर रह गया है एग्रीकल्चर का वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 14% है।
नेक्स्ट में कहा गया 23rd है, इसमें कहा गया विच एक्टिविटीज़ कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। तो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो डेयरी आती है, मिनरल एक्सकेवेशन नहीं आता, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट ये भी नहीं आता, सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन मार्केट ये भी नहीं आता। ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, तो आती है डेयरी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर का कौन इसमें पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टर्शरी मतलब सबसे लास्ट स्टेज होती है। बैंक्स पार्ट है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स भी सर्विसेज, एटीएम भी सर्विसेज। यहाँ पर माइनिंग जो है दैट डज नॉट कम अंडर टर्शरी सेक्टर। ये किस में आ जाएगा, ये प्राइमरी में आ जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25th क्वेश्चन जो है आपके पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये एक इमेज देखनी है और इससे रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया टाइटल ऑफ दिस कैरिकल्चर इज़ क्लब ऑफ थिंकर्स। क्या ये क्लब ऑफ थिंकर्स की बात हो रही है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपको फिगर है, क्या ये क्लब ऑफ थिंकर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो एक क्लब ऑफ थिंकर्स की बात, ठीक है, कर रहा है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया द प्लेग ऑन लेफ्ट बियर्स द इंस्क्रिप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग थिंकिंग विल बी अलाउड टू अस। ठीक है, ऐसा भी देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो प्लेग रखा हुआ है लेफ्ट में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यही कह रहा है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पे क्या कहा गया है। नेक्स्ट में कहा गया दिस वाज अ कैरिकल्चर ऑफ मीटिंग कॉल्ड बाय लिबरल्स। ठीक है, तो लिबरल्स के द्वारा नहीं बुलाई गई थी, ये गलत है। नेक्स्ट कहा गया दिस कैरिकल्चर वॉज क्रिएटेड इन 1820, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें कौन कौन सा गलत हुआ, तो 3 गलत हुआ, कौन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2, 4 जो है वो आपका इस क्वेश्चन में सही है। तो 25th क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, आपको पर्सनैलिटी के बारे में बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर। ठीक है, सोशल कैपिटल पे इंसिस्ट किया इन्होंने। अकॉर्डिंग टू हिम नेशंस आर नॉट फॉर्म बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस एंड रिलीजन, ऐसा इन्होंने कहा। और इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम लिबर्टी वुड बी लॉस्ट इफ़ देयर वॉज ओनली 1 लॉ एंड 1 मास्टर, तो ये कहा था कार्बोनरी ने। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा 26 का। 27th क्वेश्चन देखेंगे। 27 में देखिए क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द क्रॉप। अब देखिए इट इज़ अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसको। ठीक है, एलिवियल सॉइल में वो ग्रो होता है। इन सम स्टेट इज़ नोन एज रबी क्रॉप, कुछ स्टेट में ये रबी क्रॉप के उससे भी ग्रो होता है, मतलब रबी क्रॉप के सीज़न में भी ये ग्रो होता है। तो ये किस क्रॉप के बारे में बात हो रही है, तो मेज़। ठीक है, मेज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 28 में देखिए कहा गया आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन। आपको बताना है इंडियन यूनियन की कौन सी यूनिट है। तो देखिए फर्स्ट में कहा गया दीज यूनिट्स आर जनरली वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, सेकेंड दे कैन नॉट बी मर्ज विद स्टेट ड्यू टू सम रीजंस, इनको स्टेट से हम लोग मर्ज नहीं कर सकते। वेरी स्मॉल पावर्स, इनके पास बहुत ही छोटी छोटी पावर्स होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कहा गया है, और कहा गया है एग्जाम्पल्स आर चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। तो देखिए अब ये यहाँ से आप समझ सकते हैं चंडीगढ़ दादर नगर हवेली क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम कर लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए मैच द कॉलम देख लेते हैं। मैच द कॉलम में सबसे पहले क्या कहा गया, एब्सोल्यूटिस्ट क्या होती है, तो ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यूटोपियन बोला गया है। यूटोपियन क्या होता है, विजन ऑफ सोसाइटी होता है। प्लेबेसाइट क्या होता है, जनमत संग्रह इसको कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ डायरेक्ट वोट होता है। सफरेज क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। तो रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो 1848 में रिवोल्यूशन हुआ था, उससे कौन कौन सी बातें यहाँ पर लोकेट मतलब सिचुएटेड है, या ये कह सकते हैं एसोसिएटेड है। सिचुएटेड नहीं, एसोसिएटेड, उससे कौन कौन जुड़ी हुई है। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया, फर्स्ट कहा गया अनलाइक द रिवॉल्ट ऑफ पुअर्स इन फ्रांस इट वॉज लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास इन ऑटोमन एम्पायर, गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में कहा गया मेन एंड वुमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, ये बात सही है। ठीक है, ये रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल था 1848 का। और साथ ही साथ कहा गया डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये दोनों बातें जो हैं ये रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल 1948 से रिलेटेड है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए। 31 में क्या कहा गया, इकॉनमी इज सेड टू बी अंडर डेवलप्ड। अब इकॉनमी को अंडर डेवलप्ड कब कहेंगे, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 में।
तो देखिए फर्स्ट में कहा गया अबाउट 60 to 80% ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़, सही है, ठीक है, ये अंडर डेवलप्ड की कंडीशन है। सेकंड में कहा गया बर्डन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, सही है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट में कहा गया कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी लो ड्यू टू लैक ऑफ सेविंग, ठीक है, लैक ऑफ सेविंग की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम होगा अंडर डेवलप्ड इकॉनमी में, ये भी बात सही है। नेक्स्ट में कहा गया प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ वेरी लो, ये भी बात सही है। और लास्ट क्या है, इंसिडेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई। तो ये सारी की सारी बातें एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के या अंडर डेवलप्ड इकॉनमी के बारे में कही गई हैं। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें कहा गया प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट, ठीक है, तो मेन रीज़न जो आपको बताना है पावर शेयरिंग का वो क्या है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो करेक्ट रीज़न आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। 32 क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप लोग इसमें ऑप्शंस को देखिए। तो फर्स्ट में कहा गया इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये दोनों सही हो गए। थर्ड में देखिए इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को भी ये शेयर प्रोवाइड करता है प्रॉपर, सही है। नेक्स्ट में कहा गया इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहीं ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, मतलब इसमें ए बी सी जो है ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 में क्या कहा गया है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन, अब देखिए असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन, बात सही है। रीजन में क्या दिया गया, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1788, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, मतलब दोनों के स्टेटमेंट सही है, लेकिन कहीं भी रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक करेंगे, मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, नेक्स्ट में कहा गया है असर्शन दिया गया रीज़न आर रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट टू नेचर, रिसोर्सेज क्या फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर के, गलत है। नेक्स्ट कहा गया रीज़न है रिसोर्सेज लाइक सॉयल एयर वाटर आर ईजिली अवेलेबल नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करेंगे, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। एक बार आप लोग बोर्ड के पेपर में देख जरूर लीजिएगा कि डी ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि डी ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया असर्शन है पल्सेस आर नॉट कंसीडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो पल्सेस जो दाल होती है वो एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। अब अगला दिया गया राइस इज़ अ रबी क्रॉप, पहली बात यही गलत दे दी गई, राइस जो होता है खरीफ क्रॉप होता है एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेन टू ग्रो, ये सही है, लेकिन राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है, तो ये गलत है। असर्शन भी गलत, रीज़न भी गलत, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 देखिए इसमें क्या कहा गया, बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल टेंशंस एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा, बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका में बात जो कही गई है, दोनों में कहीं ना कहीं अलग अलग कम्युनिटीज़ में एथिकल टेंशन हुए हैं, आपको पता है, चाहे बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रीज़न क्या दिया गया, बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कम्युनिटीज़, तो ये बात गलत है। असर्शन तो सही है, रीज़न गलत है। ऐसा जो हुआ था सिर्फ बेल्जियम में हुआ था, श्रीलंका में नहीं हुआ था, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 37 देखिए, 37 क्या कह रहा है। इसमें देखिए कहा गया अ मेजर स्टेप टूवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992, तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था 1992 में, जिसमें पंचायती राज को इंक्लूड किया गया था बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, असर्शन भी देखिए सही हो गया, रीज़न भी सही हो गया और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 38 है, असर्शन दिया गया स्टेट हैज़ अ पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹2,25,000 पर एनम, एनम आपको पता होना चाहिए, एनम का मतलब क्या होता है, एनम का मतलब होता है पर ईयर। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द स्टेट इज 2%, सो द स्टेट कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ डेवलप्ड स्टेट, ठीक है, गलत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में कहा गया देयर आर मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द स्टेट बट पीपल फेल टू टेक देयर चिल्ड्रन टू हॉस्पिटल इन टाइम, ये बात भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट जो था ये तो सही था, असर्शन जो था
ये तो सही था लेकिन रीज़न क्या है, गलत है। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ स्टेट में है लेकिन पीपल फेल हो जाते हैं, वो अपने चिल्ड्रन को हॉस्पिटल टाइम पे नहीं ले आ सकते, तो ऐसा कोई भी रीज़न यहाँ पर नहीं लागू होता। तो असर्शन सही हो जाएगा, रीज़न गलत होएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें क्या कहा गया, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर कुछ बात करी गई है, इसको पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ABCD वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आपको बताना है प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी के बारे में दिया गया है रॉ मटेरियल्स हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, टर्शरी सेक्टर के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। मतलब यहाँ पर डिफरेंसेस दिए गए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, ठीक है। और बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, टर्शरी के बारे में है। दिस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एक्टिविटीज़। सेकेंडरी में देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लार्ज फर्म्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आ जाएंगे इसमें। और टर्शरी में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर फिलहाल देख लेते हैं। अब आप आंसर से ही समझ जाइएगा कि इसका आंसर मतलब किस तरीके का क्वेश्चन था। तो देखिए 39वां क्वेश्चन है, अगर ए ऑप्शन अगर देखें, ठीक है, ए ऑप्शन में क्या बोला गया था, इसकी डेफिनेशन बोली गई थी। तो डेफिनेशन किससे मैच करेगी, तो डेफिनेशन मैच करेगी सेकेंडरी सेक्टर चेंजेस वन गुड इनटू अनदर बाय बिल्डिंग मोर फ्रॉम इट। ठीक है, मतलब इसे कॉटन गया तो कॉटन से क्या बन जाता है, क्लॉथ बन जाता है। तो ये काम कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है। और इसमें टर्शरी सेक्टर का एग्जांपल पूछा गया था, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ट्रेड है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आते हैं, टर्शरी में ही तो आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन 40 में क्या कहा गया है, 2018 रिपोर्ट के हिसाब से आपको अरेंज करना है इन कंट्रीज़ को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। तो चलिए फर्स्ट देखिए, सबसे ऊपर कौन आ जाएगी, श्रीलंका आ जाएगी, मतलब सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा इंडिया तो हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा बांग्लादेश तो आ जाएगा 4, और सबसे लास्ट में कौन होगा, पाकिस्तान तो 2। तो 1 3 4 2 जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। 41 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम हायर टू लोअर एज राइस प्रोडक्शन स्टेट। तो राइस प्रोडक्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, हायर टू लोअर, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ प्रोडक्शन होता है उसको सबसे पहले रखिए, और उसके बाद ऐसे ऐसे करके आप लोग नीचे आएंगे इसमें। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में, और लास्ट में क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो 41 का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2013 इज। तो देखिए 2013 के बारे में बात करी गई, टर्शरी सेक्टर। अब इसमें टर्शरी सेक्टर किससे दिखा है, ये वाला है। अब इसका शेयर कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 35 या 33 के अबाउट है। तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, तो अगर 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 33 को, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 67% आ जाएगा। ठीक है, तो 42 का अगर ऑप्शन देखा जाए, पहला बोला गया बिटवीन 20 to 30% गलत है। अगला देख लीजिए 50 to 60% है, और डी है 70%। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 30 था, और यहाँ कितना था, 100 था। तो इसका शेयर क्या हो जाएगा, बिटवीन 30 to 100%। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, हाउ इज़ बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटेड, गिव द राइट ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर बताना है बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले द वेट ऑफ द पर्सन मेजर किया जाता है, फिर हाइट मेजर करी आती है। ठीक है, पहले वेट मेजर कर लीजिए, फिर हाइट मेजर कर लीजिए, उसके बाद वेट इज़ देन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, ये भी करना है। ठीक है, तो इतना जब आप करेंगे तो आपको बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, और फिर 3 करेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है, जो हाइट होती है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताइएगा कि हाइट किस यूनिट में निकालते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, फिट होती है, किस में होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू जीडीपी इन इंडिया। तो इंडिया के जीडीपी के बारे में कौन सी बात यहाँ पर सही है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। फर्स्ट दिया गया प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज हुई ना हुआ, डिक्रीज हुआ है, गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट दिया गया सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया गया सर्विस सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करता है जीडीपी, ये सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया में, तो ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 45, वाई इज़ देयर इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों पड़ रहा है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 45 में बताना है। पहला दिया गया ओवर पॉपुलेशन, दूसरा दिया गया स्मॉल स्केल फार्मर्स आर नॉट एबल टू अर्न लिवलीहुड, और तीसरा दिया गया ड्यू टू
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन ऑफ लैंड। तो इसमें मेन जो ऑप्शन आएगा वो यही आ जाएगा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिवीजन ऑफ लैंड 45th क्वेश्चन में। 46 देखेंगे, 46 में देखिए क्या कहा गया। 46 में कहा गया फेडरलिज्म इज़ अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़। अब देखिए फेडरलिज्म पूरा चैप्टर आप लोग ने पढ़ा होगा। अब पावर क्या होती है, डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 देखिए। अब 47 जो क्वेश्चन है आपके पास, केस स्टडी भी एक क्वेश्चन है। केस स्टडी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी केस स्टडी दी गई है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, केस स्टडी को पहले पूरा दिखा दें। ये देखिए आपकी केस स्टडी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 47 क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिया गया, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म बाय गिसेस्पी मजीनी। तो गिसेस्पी मजीनी ने जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था यंग इटली। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 48, व्हेन डिड गिसेस्पी मजीनी सीक टू पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। ठीक है, तो ये कब की बात है, ये आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट दिया गया ड्यूरिंग द 1860s गिसेस्पी मजीनी हैड सॉट टू पुट अ कोहेरेंट प्रोग्राम, गलत है। 1730s 1930s नहीं, इसमें 1830 आंसर इसका सही है। तो 1830s की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 49 देखिए, हु वाज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। अब सार्डिनिया पिडमॉन्ट का रूलर कौन था ये आपको बताना है। तो किंग विक्टर डेविड गलत है, विक्टर डेविस टू भी गलत है, किंग विक्टर बैनुअल टू यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वॉज द रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 दिया गया है इसलिए गलत है, यहाँ पे 2 ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 50, व्हाट डिड अ यूनिफाइड इटली ऑफर द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन। ठीक है, व्हाट डिड अ यूनिफाइड इटली ऑफर द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन। तो रूलिंग एलाइट्स जो थे इस रीजन के, वो इटली ऑफर क्या कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग एलाइट्स थे उनको यूनिफाइड इटली ने क्या ऑफर दिया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। इसमें कहा गया यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 51, इसको देख लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। विच स्टेट वॉज रूल्ड बाय इटालियन हाउस बिफोर यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली के यूनिफिकेशन से पहले इटालियन हाउस को कौन डोमिनेट कर रहा था, या कहा जाए कि कौन रूल कर रहा था, इस पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसको रूल कर रहे थे सार्डिनिया पिडमॉन्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 52, हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली। तो इटालियन रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए किसने मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ये आपको बताना है। तो ये स्टार्ट किया था काउंट कैवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 देख लेते हैं, 53 में क्या कहा गया। अब ये आपका एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 53 से लेके, तो देख लीजिए 53 ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आपका केस स्टडी है। फिर आते हैं इन क्वेश्चंस पे। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे 53, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर नॉट एबंडेंटली अवेलेबल। तो कहाँ पर कोल डिपॉजिट्स अवेलेबल नहीं है भारत में, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश में अवेलेबल है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान इज दी रॉन्ग आंसर। 54 की बात करी जाए, इन विच among the following state you may find suitable amount of water resources। तो वाटर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा या सबसे सूटेबल अमाउंट में कहाँ मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बताना है। राजस्थान में नहीं मिलेगा, लद्दाख में भी नहीं मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 55 देखिए, विच स्टेट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। कहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है ये बताना है 55 क्वेश्चन में। तो मध्य प्रदेश में कमी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा कमी है। 56 देखिए, राजस्थान इज़ वेल इंडोर्ड विद। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है, मतलब कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। वेव दिया है, सोलर एंड विंड दिया हुआ है, जियो थर्मल दिया और टाइडल दिया हुआ है। तो राजस्थान की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एबेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए वाटर रिसोर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कहाँ पे है, तो ऐसा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल याद रखिएगा ईटानगर है। ठीक है, ईटानगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। इसमें कहा गया, इन स्पाइट ऑफ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स लद्दाख इज़ डेफिशिएंट। तो लद्दाख किस रिसोर्स में डेफिशिएंट है आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो लद्दाख में ना पानी है ठीक से, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कुछ वाइटल मिनरल्स जो हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। अब आखिरी के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया आइडेंटिफाई द सॉइल
विच इज़ फाउंड इन द रीजन मार्क्ड एज बी। तो देखिए ये ए है, एरिड सॉइल है, और बी है, ये आपका पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी सॉइल मिलेगी, तो यहाँ पर जो सॉइल मिलेगी गुजरात का रीजन है, यहाँ पे जो सॉइल मिलेगी एरिड तो होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ ऑप्शन देख लिया जाए तो ऑप्शन में देखिए एरिड कहीं नहीं दिया गया, तो हम लोग फिलहाल क्या लेके चलेंगे, ब्लैक सॉइल यहाँ पर लेके चलेंगे। ब्लैक सॉइल के लिए गुजरात बहुत ज़्यादा फेमस है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये दोनों के दोनों ब्लैक सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी सॉइल को क्या कहा जाता है, रीगर सॉइल भी कहा जाता है। और याद रखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी होती है, कॉटन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी सवाल है, एक और मैप बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द स्टेट मार्क्ड एज बी ऑन द मैप विच इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो ए जो है तो उत्तर प्रदेश है, ये आपको बी दिखाई पड़ रहा होगा, मेजर प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, ये स्टेट कौन सा है, दिस इज़ कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका बोला जाए, कर्नाटक बोला जाए, ये आपका आंसर सही है। तो बी में देख लीजिए इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस थे। आपको बोर्ड में भी ऐसे ही 60 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको 50 ही सिर्फ अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, सभी को गुड लक। और साथ ही साथ जितनी भी हमारी MCQs में वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, अभी भी आपके पास 1 से 2 दिन बचे हुए हैं, अभी भी अगर आप तैयारी स्टार्ट कर देंगे अच्छे से तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी MCQs की। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।